हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और काफ़ी दिनों से अभिजीत चावला जी की कोई वीडियो नहीं देखी है। ये सोच के मैंने कुछ नज़र से गुजरा तो मैंने सोचा चलो आज उस पर बात की जाए। एक वीडियो है उसमें वो बता रहे हैं कि क्या रशिया जो है वो इंडिया और चाइना की दोस्ती करवा सकता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अभिजीत चावला जी, ये या शायद ये हो सकता है उनका खुद का नाम, क्योंकि मैंने वीडियो देखी नहीं है। देख के पता चलेगा, हो सकता है किसी ने क्वेश्चन पूछा उनसे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा च से स्टार्ट होने वाले वर्ड वाला आइडिया है। चू से बेसिकली एक वर्ड स्टार्ट होता है चू से, ये वो वाला आइडिया है, और तिया पे ख़त्म होता है, ये वैसा आइडिया है। तो एनीवे वीडियो देखते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। कई बार मैं उनसे डिसएग्री भी करता हूँ, तो लेट्स सी। Utkarsh says, what's your take on Russia's new foreign शिट policy? मैन, वो क्या था भाई? उत्कर्ष मौर्य भाई, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करो यार, क्या कर रहे हो भाई? ये हाथ एंड क्रॉस है भाई हिटलर का यार, थर्ड राइक का। ब्रो आई डोंट नो आपने क्या पढ़ा या किसने आपको क्या बताया। हिटलर वाज नॉट समथिंग टू एडमायर्ड, और उसका साइन। Utkarsh says, what's your take on Russia's new foreign policy? So the Russian foreign policy was recently unveiled, and it's a long document. I'll not put it on the screen because I don't have it open anywhere. But so the Russian foreign ministry has come up with a modified, updated version of their foreign policy just yesterday or day before yesterday. And there's a very lengthy document. It will take you at least 10 minutes or so, I would say, if you want to read it thoroughly, properly. But what's interesting is that they are focusing on two major nations, focusing as in cooperation. So these two major nations are China and India. So the Russians have said that they have a very privileged and excellent relationship with India, similar with China, and they're going to be focusing a lot on these two nations to cooperate from the perspective of the mutual national interest and mutual benefit. So, and obviously they speak about the US and the fact that the US seeks to destroy and defeat Russia strategically and on those things. So I have not studied it in great detail, but these things stood out to me straight away. So it's clear that the Russians would like to create a new revised world order that is no longer completely led by the US. The focus is definitely on establishing a parallel system of the international order. So you're going to have a bifurcation of the international order. On the one hand, you have the so-called rules-based world order of the United States. On the other hand, we're going to have a different system that's going to be led by Russia, India, China, and where lots of other nations are interested. You have the BRICS group of nations, 5 nations, including Russia, India, China, South Africa, and Brazil as well. Other nations are यार इस ब्रिक्स पे ना मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाहता हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स, पता नहीं कौन सा धमाकेदार आइडिया बन गया, या कौन सा ग्रुप बन गया G20 का काउंटर। ब्रिक्स भाई कोई एक नॉन सेंसिकल ग्रुप है यार। इन 5 कंट्रीज़ में आपस में क्या कॉमन है? एक भी मुझे चीज़ बता दो। कॉमन से मतलब होता है कॉमन गोल। इनका क्या कॉमन गोल है? रशिया और इंडिया दोस्त हैं, बट हमारे कोई कॉमन गोल वाले एरिया नहीं है बेसिकली, समझ रहे हो? रशिया एक काइंड ऑफ क्लिप्टोक्रेसी कह लो, या एक ख़ास तरीके से एक तरीके की सूडो डिक्टेटरशिप है बेसिकली। ठीक है, अच्छी लगे बात, बुरी लगे, जो सच है वो सच है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चाइना एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है। चाइना और हमारा आर्च राइवल वाला लेवल है। हमारी कोई फ्यूचर में सिचुएशन नहीं दिख रही जहाँ पे हमारी दोस्ती हो सके। और छोड़ो, उनका मूड भी नहीं है दोस्ती वोस्ती करने का। उनका हमसे क्या, उनका किसी से दोस्ती करने का मूड नहीं है, और हमारे से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मुझे जेस्चर दिखा दो जो उन लोगों ने एक पॉजिटिव नाइस जेस्चर किया हो इंडिया की तरफ पिछले जब से हम सोच सकते हैं तब से। तिब्बत से हमारा एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है, उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। हमने तिब्बत के लीडर को, बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर को, शरण दी हुई है इंडिया में। ये इस तरीके से है उनके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है असली में। चाइनीज़ माइंड में इस तरीके से है जैसे पाकिस्तान ने किसी ऐसे बंदे को शरण दे रखी है, हाफिज़ सईद टाइप के, जो कि मुझे पता है सही कंपैरिजन नहीं बनता, बट वो इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने हम पे हमला भी कर दिया था 1962 में। तो कोई ऐसा चांस नहीं है लॉजिकल माइंड से देखते हुए। अब कोई चमत्कार हो जाए तो एक डिफरेंट बात है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कभी ठीक होने वाले हैं। ये 2 बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, ये 3 बड़ी कंट्रीज हैं। कोई हमारा कॉमन, साउथ अफ्रीका फेल्ड कंट्री है,
साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करो, थोड़ा डिग इन करो, आपको चल जाएगा कि कुछ नहीं है भाई वो कंट्री, ठीक है, बर्बाद है वो आज की सिचुएशन में। कोई कमाल हो जाए, रिवॉल्यूशन आ जाए वहाँ पे कोई बहुत बड़े लेवल का, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पे। रेस बेस पे इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वर्चू सिग्नलिंग और ये वो करके, जिसे कहते हैं कोटा के बेस पे या नेटिव के बेस पे, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिविजन्स हैं कम्युनिटीज़ में। बेसिकली जो ग्रुप है जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट है उसको कोई पावर में आने नहीं देगा, क्योंकि रेशियल बेस पे चीज़ें डिसाइड होती हैं। और यानी कि बेसिकली वाइट माइनॉरिटी जो है साउथ अफ्रीका की 9% के आसपास है कंट्री में, जो लोकल अफ्रीकन पॉपुलेशन है वो चीज़ें चलाने के लिए इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट हो या ना हो, करप्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि वाइट लोगों का वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है, जो गरीब वाइट है उनका बुरा हाल है, जो मेजॉरिटी जिनके पास मेजॉरिटी वहाँ के जो एसेट्स हैं और जो ज़मीन वगैरह सब कुछ है वो भी वहाँ के वाइट लोगों के पास ही है, और वो बहुत अच्छा जी रहे हैं वहाँ पे। बट वो फिर मैस नहीं करने देना चाहते सिचुएशन को, ठीक है। वो ज़्यादा पंगे लेंगे, उनको लगता है कि हमारे पे ही ना आ जाए ये चीज़ चढ़ के, तो साउथ अफ्रीका को भूल जाओ। ब्राज़ील भी एक बहुत ही फ्रैक्चर्ड कंट्री है। अभी लूला जो उनके करंट, लूला डी सिल्वा पता नहीं क्या नाम है, लूला कहते हैं सारे, वो उनके करंट प्रेसिडेंट हैं। जब वो जीत कर आए हैं तो ऑलमोस्ट जैसे इंसरेक्शन हो गया था यूएसए में, वो वाला सीन हो गया था बोल्सोनारो वाली सपोर्ट वाली साइड से। तो इस ग्रुप का दूर दूर तक मुकाबला देने का, हवाबाजी में बातें जितनी मर्जी हो रही हैं, ये सब हवा होती है, जो बातें हो रही होती है ना इंटरनेशनल मीडिया पे जो आप देख रहे हो, ये सब हवा है, ठीक है। इसका कोई चांस नहीं है। जिन्होंने बताया ना कि यूएस बेस्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको टक्कर देने का इनका 0% ना कैपेबिलिटी है ना चांस है। Have expressed their desire to join it. Major nations like Saudi Arabia, which is one of the major oil producers, and Mexico, and lots of other nations want to join BRICS. सऊदी अरेबिया की पूरी डिफेंस यूएस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ईरान खाने के लिए बैठा हुआ है बस, यूएस के दम पे सेव है। मैक्सिको की पूरी इकोनॉमी ही यूएस के ऊपर डिपेंड करती है। Indonesia, also various African nations. So BRICS looks like it's set to expand. So अफ्रीकन नेशंस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे किसी का मतलब मैं उनको नीचे नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आप खुद ही देख लो उनकी सिचुएशन क्या है इन जनरल। इंडोनेशिया, आई डोंट थिंक सो यार। वो इंडोनेशिया का ज़्यादातर बिजनेस भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ही है, और थोड़ा बहुत चाइना के साथ है। we're gonna see lots of changes now, and Russia's foreign policy is calibrated to make these things happen. So it's clear that there's a big change, a big upheaval that's currently happening in real time in the global world order, and Russia's new foreign policy is a reflection of that. So they are stating certain things explicitly, that they will cooperate with India and China, and they are also talking about certain things have to be read between the lines. So that's my first reaction to the Russian foreign policy. Maybe I should look into it in great detail and perhaps make a separate video about that. But yeah, that's what it is. So India is playing a kind of privileged role in this entire matter. It is cooperating in a significant manner with the Western Bloc, with the US and NATO and EU nations. India has a good relationship with these nations. Obviously, the US has not been happy about India's refusal to play along with their sanctions on Russia. But apart from that, India has an excellent relationship reasonably good relationship with the West. India also is a part of BRICS, so it has a good relationship with the East as well. A privileged relationship with Russia. Not good relationship with China, but things could possibly improve, possibly depending on how Mr. Xi Jinping goes about things. His nation is also under a lot of stress and strain right now, a lot of pressure. Things are not going as per the way they had expected. So India is playing a very important and interesting role. India is not taking one side or the other, and India could end up being the bridge between the Western Bloc and the Eastern Bloc. And India could be the nation that nobody really is afraid of, because India doesn't have any expansionist hegemonic ambitions, and it's a nation that everybody can essentially trust. So India could eventually, in the next 20 years, emerge as the global diplomatic center of the world. Maybe we should relocate the United Nations to India or something like that. So that's what's happening. Time will tell us how it goes, but that's the deal, and that's what I think of the Russian foreign policy. Utkarsh. Okay, it's titled, Russia uniting India and China ? Question mark. India is playing a very important role in this entire matter. It is significantly, it is cooperating in a significant manner with the Western Bloc, with the US and NATO and EU nations. India has a good relationship with these nations. Obviously, the US has not been happy about India's refusal to play along with their sanctions on Russia. But apart from that, India has an excellent relationship with the West. India also is a part of BRICS, so it has a good relationship with the East as well. So that's my first reaction to the Russian foreign policy.
आई डोंट थिंक कि वो टॉपिक एड्रेस हुआ इस पर. आई गेस इन्होंने बिटवीन द लाइन वाली जो बात कही वो शायद कहीं ना कहीं अलूड करती थी इस तरफ. नहीं होगा यार ये, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा नहीं तो मैं इनके विचार पे नहीं कह सकता कि ये गलत है या सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ब्रिक्स का बस ऐसे ही गड़गड़ गड़गड़ मालगाड़ी की तरह चलता रहेगा, लाइक जैसे धीरे 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 थोड़ा बहुत बात हो जाएगी, थोड़ी मीटिंग हो जाएगी. कोई करेंसी नहीं आने वाली, आ गई डॉलर का कुछ नहीं कर सकती वो. ठीक है. देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब किसिंजर ने जब निक्सन और किसिंजर के टाइम पे जब किसिंजर ने पेट्रो के साथ साथ डॉलर की वैल्यू ऐड कर दी, उस वजह से डॉलर बन गई डिफ़ॉल्ट करेंसी. तो सऊदी अरेबिया वाले ना घास नहीं खाते, वो घोड़ू नहीं है वो लोग जो उन्होंने अपनी करेंसी उनके साथ अटैच कर दी. सऊदी अरेबिया की पूरी डिफेंस डिपेंड करता है यूएसए के ऊपर. अभी एक ख़ास तरीके की आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट यूएसए में आई हुई है, इसलिए सऊदी अरेबिया और उनकी बन नहीं रही है. द मोमेंट वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट आएगी, दोबारा वो दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्टिंग नहीं, सऊदी यूएस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यूएस तो बहुत मज़े से एग्जिस्ट कर सकता है. जिन लोगों को नहीं पता, आई थिंक राइट नाउ दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया नहीं है, यूएसए है. ऑयल रिजर्व दुनिया में होंगे सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज़्यादा, लेकिन गैस, शेल, ये सब सबसे ज़्यादा यूएस के पास है. उनके पास टेक्नोलॉजी है इन चीज़ों को निकालने की. इवन दुनिया के बाकी एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल इवन रशिया तक में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा था, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कई बार इवन लोग जो स्पेसिफिकली टेक्नीशियन लोग हैं वो भी अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज से हैं. ठीक है. आप चिप्स वगैरह के बारे में सुनते हो कि ताइवान है सबसे बड़ी कंट्री जो चिप्स बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री. वो चिप्स जिन मशीनों पे बनती हैं ना, जो लिथोग्राफिक मशीनें हैं, वो मशीनें हॉलैंड में बनती हैं. ठीक है. जो कि सेंटर है वेस्ट का, वन ऑफ द सेंट्रल कंट्रीज़ है वेस्ट का, तो आई डोंट नो यार, मुझे इन अमेरिका या वेस्ट का पावर सेंटर होने की वजह से ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं या फिर ये जो वो है, ये कोई चीज़ है. पूरा जो मॉडर्न वर्ल्ड जिन प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजीज़ और प्रोटोकॉल्स पे चलता है ना, वो उन लोगों ने बनाए हैं. प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल्स, टेक्नोलॉजीज़, हर चीज़. ठीक है. तो और जो हालत रशिया और चाइना की डेमोग्राफी की होने वाली है फ्यूचर में, जो या अभी से ही जिसका स्टार्ट हो गया है, उस सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ भी कर पाएंगे स्टैंड उनके अगेंस्ट. हाँ, कई बार आपको देखने में लग रहा होता है कि सामने वाला डगमगा रहा है, जैसा कि यूएस के बारे में या वेस्ट के बारे में इन जनरल लग रहा है, लेकिन उनकी सोसाइटी बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं. इस चीज़ से उनकी सोसाइटी के बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं. अब 100% फ्यूचर तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट ये मुझे दिख रहा है. इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने सबसे अच्छी दोस्ती बना रखी है, जैसा कि इन्होंने बताया, और बिल्कुल हमें ऐसे ही करना चाहिए. हमें किसी बास्केट में अपने अंडे नहीं डाल देने चाहिए. हमारा जैसा चल रहा है इनसे ही बना के रखो, उनसे ही बना के रखो, जहाँ से हमारा फ़ायदा है हमें चलना चाहिए. हमारा कोई इस तरीके का वर्ल्ड सुपर पावर बनने का या हेजेमन बनने का ना विचार है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है. बेसिकली इंडिया को चाहिए कि जो अपनी पॉपुलेशन है ना, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करे, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है.